जय श्री राम बच्चों, मैं अमित कुमार। आज हम लोग कक्षा 10 के इस वीडियो में कक्षा 10 के प्रश्नावली 1.2 के अगले चरण में यानी अगले भाग में पढ़ेंगे। कल हम लोग इसी प्रश्नावली के 2 प्रश्नों को हल किया था, पहला और दूसरा। ये हमारा किताब है। आज हम लोग क्या करेंगे कि इसी प्रश्नावली के क्वेश्चन नंबर 3, 4 और हो सके तो उसके अत्यधिक प्रश्नों को भी हम पढ़ सकते हैं। चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है। जो थर्ड क्वेश्चन आपका है वो कहता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से, इसमें विधि का नाम लिख दिया है। आपको 2 चीज़ें निकालनी है, HCF व LCM ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, 3 क्वेश्चन तीसरे में आपको ये ज्ञात करने के लिए लिखा है। इस क्वेश्चन को हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करेंगे। जैसे आपका 12, 15 और 21 दिया है, दूसरे में 17, 23 और 29 दिया है, और तीसरे में 8, 9 और 25 दिया है। यानी ये 3 क्वेश्चन है। इन 3 क्वेश्चनों में हमें क्या करना है कि आपको ये निकालना है HCF और LCM किस विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से। आप देख रहे होंगे कि इस सब चीज़ें ठीक है, लेकिन जिसमें आपका अगर अभाज्य संख्या ही दे दिया हो, जैसे हम लोग हल दूसरे वाले को करेंगे। हल में हम लोग बी वाले क्वेश्चन को लेते हैं, यानी दिया है, क्या लिखेंगे, 17, 23 और आपका 29। तो अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि से तो अभाज्य निकाल लेते हैं। तो 17 का निकालेंगे तो 17 एक कम, 23 का निकालेंगे तो 23 एक कम, और 29 का निकालेंगे तो 29 एक कम। आप देख रहे होंगे, अगर हम 17 का लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड तो 17 होगा, 23 का लिखेंगे तो केवल 23 होगा, और 29 का लिखेंगे तो केवल 29 होगा। तो कहेंगे बच्चों कि यहाँ पे सर किसी का जोड़ा बन ही नहीं रहा है, तो हम इसके मौसा की गणना कैसे करें। यानी HCF यानी कि मौसों को बताता है, और LCM आपके लसों को बताता है। तो मौसों की गणना कैसे करें, तो हमें ये पता है कि जब आपका इस तरह की परिस्थिति उत्पन्न हो जाए और आपको इसमें एक भी गोला कहीं दिखाई न दे, तो उसमें आप × 1 सभी में कर लीजिए, क्योंकि हमें पता है कि हर संख्या में × 1 और डिवाइड 1 सदैव रहता है, वो हमेशा उसमें छिपा रहता है। तो आप देख रहे होंगे कि 1 सभी में कॉमन है, यानी कि गोला आपका बन जाएगा, इसलिए मौस इसका कितना हो जाएगा बच्चों, 1 हो जाएगा। ये तभी आप करिएगा जब आपको इसमें यह परिस्थिति उत्पन्न हो जाए कि आपको इसमें एक भी गोला न दिखाई दे, यानी एक भी कोई चीज़ मिलाने वाला न दिखाई दे, तब ये आप करिएगा। अगर कोई मिलता हुआ आपको दिखाई देता है तब आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है बच्चों। ठीक है, अब इसी प्रकार जब हम लस लिखेंगे तो लस का नियम यही है कि जो गोला वाला है उसमें से पहले 1 लिखते हैं, उसके बाद जितने आपके बच जाते हैं उन सबको हम लोग लिख के गुणा करा देंगे, तो आपका लस प्राप्त हो जाएगा। ये हम आपको पीछे भी बताएं, तो ये आपका आज भी क्वेश्चन उसी को हमने बता दिया। इसी तरीके से आप A और C के प्रश्नों को स्वयं से हल करिए इसी विधि से, और इस चीज़ को ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि आपको HCF कौन सी संख्या 306,657 बराबर 9 है। दूसरा चीज़ LCM उसी 306 और 5,657 ज्ञात करने के लिए कह रहा है। यानी कि कह रहा है कि HCF जो है इन दोनों संख्याओं का 9 है, तो LCM इन्हीं दोनों संख्याओं का क्या होगा। तो कहेंगे सर कि बस जब HCF निकाला ही है तो हम LCM चाहे अभाज्य गुणनखंड से या एक ही में आपका 306 लिख के और 657 करके निकाल देते हैं, जो भी आपका आएगा आपका LCM निकल जाएगा। ये तो सही है, बिल्कुल बच्चों सही तो है, लेकिन हमने आपको पहले ही कहा है कि अगर प्रश्न के अकॉर्डिंग अगर आप सवाल नहीं लगाएंगे तो आपको एक भी नंबर प्राप्त नहीं होगा। प्रश्न को बहुत बारीकी ध्यान से देखकर समझकर ही चयन किया जाता है कि इसे आपको कैसे लगाना है। अगर इसमें LCM निकालना ही था तो HCF देने की क्या आवश्यकता।
अगर HCF दिया है तो इसका कुछ न कुछ प्रयोग है, अगर HCF नहीं दिया होता, अगर केवल पूछ दिया होता ऐसे, तब ये विधि आपकी सही मानी जाती। लेकिन HCF दिया है तो इस विधि का प्रयोग हम नहीं करेंगे। तो कहेंगे कि सर तब क्या करेंगे, यानी जब, ध्यान रखिएगा कि अगर 2 नंबर देने के बाद HCF दे के LCM अगर पूछे, या 2 नंबर देने के बाद LCM दे के HCF पूछे, तो सदैव आप एक फार्मूला वो लगाएंगे जो आपको लिखाया गया है या पीछे प्रश्न में जांच करने में प्रयोग किया गया है। यानी हम क्या करेंगे, हमें दिया है में जो दिया है वो हम लिख लेंगे। क्या दिया है आपको बच्चों, HCF कौन से नंबर का, 306, और आपका 657 का दिया है 9। तो क्या लिखेंगे कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुणे LCM के। तो यानी हमको LCM निकालना है, तो HCF को इधर भेजेंगे, यानी हो जाएगा आपका 2 संख्या, या फिर डायरेक्ट वैल्यू रख दीजिए, ऐसे आपका सरल पड़ेगा। ऐसे आपको 2 बार फार्मूला लिखना पड़ेगा। 2 संख्याओं का गुणनफल, यानी जो आपको 2 संख्या दिया है इनको आप गुणा में लिख लीजिए, ठीक है, बराबर HCF कितना दिया है, 9 दिया है, और LCM आपको ज्ञात करना है। इस पूरे को हम पलट लेते हैं, यानी 9 गुणे LCM बराबर 306 गुणे 657। पलटने का मतलब इधर का उठा के इधर कर दिए, इधर का पूरा उठा के इधर, क्योंकि बीच में ये बराबर का चिन्ह है जो ये चीज़ दर्शाता है। तो जब हम LCM निकालेंगे तो 306 गुणे 657, अगर इधर ये गुणा में है तो उस पर जाके बन जाएगा भाग। तो 9 से जो कटेगा उसको काट देंगे, 9 से ये कट रहा है, 9 त्रिक 27, 9 चौके 36। अब LCM में आप क्या करेंगे, 34 का गुणा 657 में कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो यानी प्रश्न के दिए गए माध्यम से इस तरीके से करते हैं तो जाके आपको नंबर मिलता है। अगर आप डायरेक्ट केवल उसका LCM निकाल लेते हैं तो आपको नंबर प्राप्त नहीं होगा बच्चों। इसीलिए हम पहले बार बार कहते हैं कि प्रश्न के अनुसार ही हमें सवाल को हल करना पड़ता है। हम किसी का ट्रिक या कोई ऐसा मेथड लगा के आंसर नहीं ला सकते जो कि आंसर तो आ जाएगा लेकिन मेथड आपका गलत हो जाता है। इसलिए हमें प्रश्नों के अनुसार ही सवाल को लगाने की अनुमति होती है। ठीक है बच्चों, चौथा प्रश्न समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर आपका 5 जो है थोड़ा सा क्या है कि जांच करने के लिए लिया है। जैसे लिखा है कि जांच कीजिए कि क्या प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। लिखा है कि जांच कीजिए क्या का मतलब है कि अगर जांच भी करना है और क्या शब्द से लिखा है तो आपको उत्तर हाँ और नहीं में भी देना है। यानी जब हम इसका हल करेंगे तो हल में हमें पहले क्या दिया है में कि n जो है वो एक प्राकृतिक संख्या है। यानी n प्राकृतिक संख्या है तो n का मतलब हम लिख सकते हैं 1, 2, 3, 4 ऐसे करते करते इनफिनाइट तक लिख सकते हैं। जांच हमें करनी है। जांच किसकी करनी है? जांच करना है किस चीज़ का करना है? हमें जांच 6 पावर n का करना है। इसकी यह जांच करना है कि आप n की वैल्यू जो आपने ऊपर लिखा है इसको अगर आप यहाँ पर रखिए तो रखने पे हल ये हो कि क्या किसी परिस्थिति में या कोई ऐसी n की वैल्यू है जो इसमें रख के हल करने पे 0 पर समाप्त होगी कि नहीं। तो चलिए रखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि n बराबर 1 रखते हैं जिसे 6 पावर 1 यानी कि आंसर 6 आएगा। इसी प्रकार n बराबर 2 रखते हैं तो क्या पता चलता है कि 6 के पावर 2 यानी 6 × 6 यानी कि 36। ऐसे ही इससे ये पता चलता है कि अगर 1 रखने पे 6 आया, 2 रखने पे 36 आया, आप और रख सकते हैं। यानी आप n बराबर अगर 3 रखते हैं तो आपका 6 की पावर 3 यानी 6 × 6 × 6 यानी 216। तो यानी इससे यह पता चलता है कि आपका 6 के पावर n इन नंबरों को रखने पर
क्रमानुसार नंबर रखने पर 6 पावर n का मान प्रत्येक स्थिति में बढ़ रहा है। और जब कोई वैल्यू अगर बढ़ रहा हो तो कभी भी 0 पे समाप्त नहीं होगी। हाँ, अगर ये वैल्यू घट रहा होता तब मान सकते थे कि यह 0 पे समाप्त हो सकती है, लेकिन जब ये वैल्यू बढ़ रहा है तो कोई भी गिनती अगर एक के बाद बढ़ती चली जाती है तो कभी भी बीच में 0 नहीं आता है। तो नीचे हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हमें क्या शब्द सहित लिखा है, तो लिखेंगे कि नहीं। नहीं लिखने के बाद क्योंकि 6 पावर n प्रत्येक स्थिति में क्या हो रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है। यानी उत्तर आपका नहीं है और आपने कारण भी दे दिया, क्योंकि 6 पावर n प्रत्येक स्थिति में बढ़ रही है, जिससे 6 पावर n कभी भी 0 पे समाप्त नहीं हो सकती। इस तरीके से बच्चों आप ये देख सकते हैं कि आपका आज का जो वीडियो है आपको, मुझे लगा होगा कि आपको पसंद आया होगा। जो 3 क्वेश्चन हमने इसको कराया है, आप इसको 5 मिनट 10 मिनट देकर आप इसको फिर से 1-2 बार रिवाइज कर लेंगे तो आपको ये प्रश्न अपने दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगा। बच्चों, जो आपको पहला प्रश्न हमने बताया उसमें 2 प्रश्न हमने आपको छोड़ा है HW के लिए, यानी होमवर्क है कि आप उसको करके अपने से कंप्लीट करके उस चीज़ को ध्यान से समझ लीजिए कि इसको करने कैसे है। और दूसरे प्रश्न को खास तौर पे आप ध्यान रखिएगा कि प्रश्न को दिए हुए अनुसार ही हम उसको हल करते हैं, न कि अपने मन से। ठीक है बच्चों, इस बात को ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।